चलिए बिल्कुल आराम से एक एक प्रश्नों का उत्तर पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। आइए पहला प्रश्न है, ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं, ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं जो धातु के समान व्यवहार नहीं करते। बिल्कुल, तत्वों में जो धातु के समान व्यवहार नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर वो क्या है? अधातु है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ये भी अधातु के ही गुण है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति भी किसका गुण है? अधातु का गुण है। तो ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। सी नंबर में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं वो अधातु नहीं धातु होते हैं। तो ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं जो ए तथा बी दोनों के समान व्यवहार करते हैं, जो ए तथा बी दोनों के समान व्यवहार करते हैं। ओके, पहला प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा, अधातुओं में धातु के समान चमक नहीं होती है। अधातुओं में धातु के समान चमक इसलिए नहीं होती है कि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? अभाव होता है। चमक जो होते हैं ना, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब प्रकाश पड़ता है ना, तो उस प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के उत्तेजित होते हैं तो उससे ही धातुओं में चमक पैदा होती है। लेकिन अधातुओं में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो प्रकाश पड़ने पर ये इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं होते हैं, और यही कारण है कि अधातु चमकीले नहीं होते हैं। तो अधातुओं में धातुओं के समान चमक नहीं होती है, क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना? अगर किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वहीं जब परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 से बढ़कर 4, 5, 6 या 7, 8 हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में गमन नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा का आंसर ए होगा। तीसरा, अधातुओं के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? अधातुओं के संबंध में कौन सा एक सही नहीं? अधातु ना तो आघात वर्ध और ना ही तन्य होते, ये सही है। आघात वर्धनीयता और तन्यता धातुओं का गुण है, अधातु का नहीं। अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं तथा विद्युत के भी कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। अधातुओं का घनत्व धातुओं के तुलना में ज्यादा होता है, ये गलत है दोस्तों, सरासर गलत है। अधातुओं का घनत्व धातुओं के तुलना में कम होता है, अधातुओं का घनत्व धातुओं के तुलना में कम होता है, ये गलत है। अधातुओं को जब धातु से प्रहार किया जाता है तो इसे किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है, बिल्कुल नहीं निकलती है। ध्वनि धातुओं को पीटने से निकलती है, ध्वनि धातुओं के पीटने से निकलती है। क्लियर? 4 नंबर, अधातु प्रायः कठोर नहीं होते हैं, परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर है। इसका कारण क्या है? अधातु प्रायः कठोर नहीं होते हैं, परंतु डायमंड अधातु होते भी कठोर, इसका कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो चमकीले और कुचालकता का
यानी कि कुचालक है क्यों और चमकते क्यों नहीं है, उसका कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसल नहीं हो सकता है। हीरा में परमाणुओं का जो एक लेयर है, उसके ऊपर परमाणुओं का दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर परमाणुओं का तीसरा लेयर, वो लेयर एक दूसरे पर फिसल नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि हीरा काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। अधातु होकर भी हीरा की कठोरता कई धातुओं के तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसल नहीं सकता है। एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसल नहीं सकता है, यानी कि परमाणुओं के एक लेयर पर हीरा के परमाणुओं का जो दूसरा लेयर है वो फिसल नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट, अधातुएं क्यों विद्युत का चालन नहीं करती है, इसका एक ही कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इनमें धातुओं की भांति मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें धातुओं के तरह मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अभाव होता है। और यही कारण है कि अधातु विद्युत का भी और उष्मा का भी दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। तो अधातुएं क्यों विद्युत का चालन नहीं करती है, क्योंकि इनमें धातुओं की भांति मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इनमें धातुओं की भांति मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस पदार्थ के साथ अधातु की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, तो जल के साथ। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, अधातुएं क्लोरीन से भी अभिक्रिया करते हैं, अधातुएं अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं, लेकिन अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु की अभिक्रिया जल के साथ नहीं होती है, हालांकि सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधातुएं किसके समान आचरण करती है, अधातुएं ऑक्सीकारक। अधातुएं क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराते हैं, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराते हैं। एक क्वेश्चन है, डायमंड मेटल है या नॉन मेटल। डायमंड कार्बन है, कार्बन और नॉन मेटल है, डायमंड नॉन मेटल है। 8 नंबर, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। बिल्कुल, धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, और अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातुएं कभी भी क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाती है, यह भी सही है। क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण धातुओं के द्वारा होता है, क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण धातुओं के द्वारा होता है। दोस्तों, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु है, क्लोरीन। क्लोरीन अधातु है, क्यों, तो ये गैस है। क्या है, और जितने भी गैस हैं सारे के सारे अधातु है। जितने भी गैस है वो सारे के सारे अधातु है, क्योंकि धातुएं ठोस होती है, मजबूत होती है। दोस्तों, 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। आयनिक यौगिक मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। यह भी सही है कि अधातु अधातु के बीच अभिक्रिया होगी तो सहसंयोजी यौगिक बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यह भी सही है। धातुएं आपस में अभिक्रिया करके उप सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। यह गलत है दोस्तों। धातुएं आपस में अभिक्रिया, आप एल्युमिनियम और जिंक के बीच अभिक्रिया नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक जो है ये दोनों धातु है, और धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक सार्वधिक है। सब इसमें दोस्तों, सब इसमें नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटलों में हीरा और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन में आपका ग्रेफाइट है। हीरा का भी द्रव्यनांक और क्वथनांक धातुओं के तुलना में ज्यादा होते, धातुओं के तुलना में ज्यादा होते हैं।
निम्नलिखित में कौन न तो अम्लीय है न ही क्षारीय? जो न तो अम्लीय होते न ही क्षारीय होते हैं वह क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन उदासीन है? निम्नलिखित में कौन उदासीन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं? उदासीन है। यानी कि ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, उदासीन है, ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, यानी कैसे है? उदासीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन है, नाइट्रस ऑक्साइड उदासीन है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी उदासीन है। निम्नलिखित में कौन गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ये अधातु के ही ऑक्साइड है और ये अधातु का ऑक्साइड है, तो निश्चित तौर पर इसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये सब गैस जो है उदासीन गैस है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूंकि अधातु का ऑक्साइड हो गया, ये अम्लीय होते हैं, ये जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाएंगे। ठीक उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाएंगे। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाएंगे, क्योंकि ये सब अधातु के ऑक्साइड है और अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन ही बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाते हैं और कुछ अधातु के ऑक्साइड अभी तुरंत आप देखे हैं उदासीन है, तो वो ऑक्साइड जल में घुलकर अम्लीय विलयन नहीं बनाएगा। निम्नलिखित में कौन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्लोरीन। कौन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन अधातु है और ऑप्शन में बाकी सब आपका धातु है। धातु विद्युत धनात्मक होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगला कथन है अधातुओं को इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक, बिल्कुल सही है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बना सकती है, बिल्कुल ये भी सही है। और यही कारण है कि इसे हम क्या कहते? इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कहते। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बना सकती है और यही कारण है कि हम अधातुओं को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है? ए का स्पष्टीकरण आर दे रहा है कि नहीं है? अधातुएं इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मक है, क्यों? तो वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आर जो है वह कथन ए का स्पष्टीकरण दे रहा है, सही स्पष्टीकरण दे रहा है। आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथन, हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का नामकरण हेनरी बेसेमर ने किया था। नहीं, गलत है। हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया था? लेवोजियर ने किया था। हाइड्रोजन का नामकरण केमिस्ट्री के पिता लेवोजियर के द्वारा हुआ था। हाइड्रोजन एक परमाणु है? नहीं, हाइड्रोजन कितने परमाणु है? दो परमाणु है। सही है केवल एक, सही है केवल एक। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश है। हाइड्रोजन के जो नामकरण है वह लेवोजियर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन एक परमाणु नहीं, हाइड्रोजन दो परमाणु है। हाइड्रोजन दो परमाणु है, एक परमाणु इनर्ट गैस होते हैं। हाइड्रोजन निम्नलिखित में किसके साथ समानता रखता है? हाइड्रोजन वर्ग 1 के क्षार धातु के साथ भी और वर्ग 17 के हैलोजन। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातु के कहते हैं और आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं?
हैलोजन तत्व कहते हैं दोनों के साथ हाइड्रोजन समानता रखता है, दोनों के साथ। प्रयोगशाला में दानेदार जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर कौन गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो यही है, बताए हुए हैं कि दानेदार जस्ता पर जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवेश किया जाता है तब उनके बीच अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जब जस्ते की प्रक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बदले शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस न बनकर क्या बनने लगता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने लगता है। अगर जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के जगह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस न बनकर कौन गैस बनने लगेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने लगेगा। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बनाने हेतु शुद्ध जस्ता का उपयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध जस्ता का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें थोड़ी कोई अन्य धातु अशुद्धि के रूप में मिला दी जाती है। शुद्ध जस्ते का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता है कि शुद्ध जस्ता काफी मंद गति से अभिक्रिया करता है। शुद्ध जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ काफी मंद गति से अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन की भी प्राप्ति हमें बहुत मंद गति से होगी। अब वहीं जस्ता में थोड़ा सा अशुद्धि मिला देते हैं, जस्ता में थोड़ा सा अशुद्धि मिला देते हैं, तब अभिक्रिया मध्यम गति से होने लगती है और हमें हाइड्रोजन बहुत तेजी के साथ प्राप्त होने लगता है। तो अगर जस्ते की प्रक्रिया, जस्ते की अभिक्रिया तनु के जगह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से करिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा। दूसरी, अगर हाइड्रोजन गैस बनाने में जस्ता का इस्तेमाल शुद्ध किए हैं तब आपको बहुत धीमी गति से हाइड्रोजन प्राप्त होगा। हमें जस्ते में थोड़ी सी अशुद्धि मिलानी पड़ती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, बिल्कुल। हाइड्रोजन का वजन मात्र 1 mu होता है, तो यह सबसे हल्का है। और चूंकि हाइड्रोजन तत्व के साथ साथ गैसीय तत्व है तो इसीलिए सबसे हल्का गैस भी कह सकते, इसे आप सबसे हल्का गैस भी कह सकते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। हाइड्रोजन के संबंध में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है। ये देखिए, यह जल में अत्यधिक विलेय है। कोई भी गैस जल में अत्यधिक विलेय, गैस मतलब तत्व, जो गैस है तत्व ऐसे तत्व जो गैस है, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो जो भी तत्व गैसीय अवस्था में है वह जल में अत्यधिक विलेय नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें दाब लगाकर जल में घुलाना पड़ता है, दाब लगाकर जल में घुलाना पड़ता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल का निर्माण होता है। अगर हाइड्रोजन को हम वायु में जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा और भारी परिमाण में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी अथवा उष्मा की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड जल है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, और यह जल क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। यह जल क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक और वो जल है दोस्तों, जल उदासीन है। अतितप्त भाप को जब लौह चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन गैस? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अतितप्त भाप को जब हम लौह चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यह हाइड्रोजन गैस बनाने की व्यापारिक विधि है। लाल तप्त कोक के ऊपर अतितप्त भाप, कोक यानी कि कार्बन, और इस पर अतितप्त भाप अगर देते हैं तो क्या बनता है?
जल गैस बनता है। लाल तप्त कोक के ऊपर अति तप्त भाप प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। लाल तप्त कोक के ऊपर, कोक यानी कि 98% शुद्ध कार्बन को क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। यानी कोक का 98% कार्बन होता है। तो लाल तप्त का मतलब बहुत ज्यादा गर्म, लाल तप्त का मतलब बहुत ज्यादा गर्म। तो बहुत ज्यादा गर्म अथवा लाल तप्त कोक के ऊपर अति तप्त भाप यानी कि जल प्रवाहित करने पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, इसको याद रखिए। सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस, सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस, सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर। नेक्स्ट, तेलों के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में कौन गैस का यूज होगा? हाइड्रोजन का यूज होगा। हाइड्रोजनीकरण में किस गैस का यूज होगा? हाइड्रोजन का। नाम ही है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन के नाम पर। तेलों के हाइड्रोजनीकरण के फलस्वरूप खाद्य तेल खाद्य वसा में परिवर्तित हो जाते, बिल्कुल सही है। वनस्पति तेल वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते, ये भी सही है। और संतृप्त वसा संतृप्त वसा में परिवर्तित, सही है, तीनों सही है। और संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमें अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा असंतृप्त वसा का ही उपयोग करनी चाहिए। निम्नलिखित में हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? सभी, यानी कि प्लेटिनम, पैलेडियम, कोलाइडी पैलेडियम यानी कि पैलेडियम की द्रव अवस्था, कोलाइडी पैलेडियम में इतनी क्षमता होती है कि ये अपने भार का 1000 गुना अधिक हाइड्रोजन को अवशोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? अवशोषित कर सकता है। हाइड्रोजन के बड़े बड़े खंड या खंड की जगह बड़े बड़े मात्रा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हाइड्रोजन को अवशोषित करके अपने में धारित रखने की क्षमता प्लेटिनम में भी है, पैलेडियम में भी है, कोलाइडी पैलेडियम में भी है। 31, पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातुओं द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अधिधारित हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिधारित हाइड्रोजन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। प्लेटिनम एवं पैलेडियम जैसी धातुएं हाइड्रोजन के पर्याप्त मात्रा को अधिधारित कर सकती है। बिल्कुल, ये पिछले प्रश्न में हम देखें, ये सही है। इन धातुओं को सिर्फ गर्म करने पर अधिधारित हाइड्रोजन बाहर निकल जाते। बिल्कुल, प्लेटिनम के अंदर जो हाइड्रोजन अवशोषित करके रखा हुआ है, जिसे हम अधिधारित हाइड्रोजन कहते हैं, तो प्लेटिनम को गर्म करेंगे उसके भीतर का सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। पैलेडियम को गर्म करेंगे उसके भीतर का सारा हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि प्लेटिनम एवं पैलेडियम जैसे कुछ धातुएं हाइड्रोजन के पर्याप्त मात्रा को अधिधारित कर सकती है, और गर्म करने पर यह अधिधारित हाइड्रोजन तुरंत क्या सकते हैं? बाहर आ सकते हैं। अधिधारित हाइड्रोजन साधारण हाइड्रोजन के तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। यह गलत है दोस्तों, 2 भी सही है लेकिन 3 गलत है। जो अधिधारित हाइड्रोजन होते हैं वो साधारण हाइड्रोजन से ज्यादा भी क्रियाशील होते हैं, साधारण हाइड्रोजन से
ज्यादा विक्रियाशील होते हैं। तो तीसरा कथन गलत है। सही कथन है 1 और 2। सही कथन है 1 और 2। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहने के 3 कारण आपको बताए थे। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होने के कारण कम हाइड्रोजन के खपत से ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। यह पहला कारण कि सभी ज्ञात ईंधनों में सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के वायु में जलने से उत्पाद के रूप में सिर्फ जल बनता है। बिल्कुल सही। हाइड्रोजन को हवा में जलाने पर जल बनता है। तो धुएं की जो समस्या है जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल के साथ, वो भी समस्या हाइड्रोजन में आने वाली नहीं है। अतः हाइड्रोजन के जलने से पर्यावरण में किसी प्रकार के प्रदूषण फैलने की आशंका नहीं है। तो दूसरा यानी कि बी भी सही है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन क्यों है, इसके संदर्भ में ए भी सही है और इसके संदर्भ में बी भी सही है। हाइड्रोजन गैस का सबसे बड़ा स्रोत जल है। बिल्कुल, जल का विद्युत अपघटन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, जो एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल, पृथ्वी के 70% भागों पर जल फैला हुआ है। जल का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से सभी हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, परंतु वर्तमान में इस ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर शारीरिक कठिनाई हाइड्रोजन के भंडारण से। वर्तमान में हाइड्रोजन का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के भंडारण में असुविधा है। और हाइड्रोजन के भंडारण में दिक्कत क्या है? तो हाइड्रोजन के भंडारण में दिक्कत यह है कि हाइड्रोजन बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, सॉरी अधातु है। हाइड्रोजन बहुत ही अभिक्रियाशील अधातु है, इसलिए उसके भंडारण में दिक्कत आ रही है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है। विलायक मतलब अपने में घोलने वाला, और जल उत्कृष्ट विलायक नहीं है। जल को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। जल को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। इसका कारण यह अत्यधिक ध्रुवीय है। अत्यधिक ध्रुवीय है। अत्यधिक ध्रुवीय यानी कि पोलर यौगिकों की विशेषता हो जाती है कि उसमें बहुत से अधिक पदार्थ घुल सकता है, बहुत से अधिक पदार्थ घुल सकता है। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल, जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। यही कारण है कि बर्फ जल पर तैरता है। यही कारण है कि बर्फ जल पर 60 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बिल्कुल, यह भी सही है। और सी नंबर आपका क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिकतम होता है। यह गलत है। 4 डिग्री पर घनत्व तो अधिकतम, आयतन न्यूनतम। 4 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर घनत्व तो अधिकतम होता है जल का, और जहां घनत्व तो अधिकतम होगा वहां आयतन न्यूनतम हो जाएगा। वहां आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। वहां आयतन न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल का आयतन द्विधर्मी होता है या अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार कर सकते हैं? बिल्कुल ये सही है। जल दोनों के समान व्यवहार कर सकता है, लेकिन साधारण ताप और दाब पर जल अम्लीय नहीं होते हैं, क्षारीय भी नहीं होते हैं। जल क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लेकिन ये दोनों के समान व्यवहार कर सकता है। जल ऑक्सीकारक अपकारक दोनों के समान व्यवहार कर सकता है। यह भी सही है। जल बहुत ही अलग तरह का यौगिक है दोस्तों। जल बहुत ही
अलग टाइप का यौगिक है या द्रव है, जो जिसका गुण अन्य किसी भी द्रवों से बिल्कुल क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। समान ताप दाब पर कई यौगिक है जो द्रव पदार्थ है, कई यौगिक है जो द्रव पदार्थ है, लेकिन जल का गुण उन सब से क्या है, अलग है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। वो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, वो क्या होते हैं। जल में अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण। अस्थायी कठोरता किसके कारण, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट, जल को अस्थायी कठोरता, जल को उबाल कर और क्लार्क विधि, तीनों होगा, तीनों कैल्गोन विधि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैल्गोन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जल की अस्थायी कठोरता भी दूर की जा सकती है और जल की अस्थायी कठोरता भी दूर की जा सकती है। तो अस्थायी कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण आती है, उसको आप उबाल कर दूर कर सकते हैं, क्लार्क विधि के द्वारा दूर कर सकते हैं। कैल्गोन विधि एक ऐसी विधि है, कैल्गोन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है। हाँ, तो तब इसका आंसर डी होगा। यानी कैल्गोन विधि के बारे में बताए थे ना कि दोनों, ये नहीं, कैल्गोन की जगह परमुटित होगा। परमुटित विधि वह विधि है जिसके द्वारा अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो सकते हैं, कि नहीं, सही है कि नहीं। तो कैल्गोन नहीं होगा दोस्तों, सुधार कर लीजिए। कैल्गोन विधि द्वारा केवल अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है, कैल्गोन विधि के द्वारा केवल अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है। परमुटित विधि एक ऐसी विधि है, परमुटित विधि एक ऐसी विधि है जिससे अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो सकती है। जल की अस्थायी कठोरता तो तीनों विधि से, सोडा विधि, कैल्गोन विधि, परमुटित विधि, ये तीनों ही विधि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ही होगा। तीनों ही विधि अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए ही होगा। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी अस्थायी दोनों प्रकार किस में, परमुटित, दोनों प्रकार की कठोरता किस विधि से दूर हो सकती है, परमुटित विधि से दूर हो सकती है, परमुटित विधि से दूर हो सकती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हम हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को भारी समस्थानिक कहते हैं, ड्यूटेरियम को, ड्यूटेरियम को। कौन सा एक सही नहीं है, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का परमाणु संख्या एक ही होता है। बिल्कुल, समस्थानिक के परमाणु संख्या समान होते, समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते, हम जानते हैं। तो हाइड्रोजन का तीनों समस्थानिक का परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के रासायनिक गुण एक समान होते, बिल्कुल। समस्थानिकों के बारे में हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं कि समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, तीनों समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते हैं। अच्छा, भौतिक गुण समान होते हैं, इससे ज्यादा गलत कथन है कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान एक समान नहीं होते हैं। बिल्कुल ये सही, यही गलत है। समस्थानिकों के भौतिक गुण समान, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण समान। हाइड्रोजन का दुर्लभ और रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, ट्राइटियम है, ट्राइटियम है। रेडियो सक्रिय ट्राइटियम क्या है, बीटा उत्सर्जक है।
हम पढ़े हुए हैं कि रेडियो एक्टिविटी चैप्टर देख लिए ना, तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में क्या देखे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा तीनों का उत्सर्जन करे। हो सकता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट केवल अल्फा का उत्सर्जन कर रहा हो, यह भी हो सकता है कि केवल बीटा का उत्सर्जन हो रहा हो, यह भी हो सकता है कि केवल गामा का उत्सर्जन हो रहा हो, या यह भी हो सकता है कि तीनों का उत्सर्जन हो रहा है। तो उसमें अगर हम ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसके द्वारा बीटा का उत्सर्जन होता है। किसका? बीटा का उत्सर्जन होता है, अल्फा गामा का नहीं। ट्राइटियम की अर्ध आयु 12.4 वर्ष होता है। अर्ध आयु वो आयु है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का द्रव्यमान पहले के बिल्कुल आधा हो जाता है, पहले का बिल्कुल। भारी जल को प्राप्त किया जाता है, भारी जल के विद्युत अपघटन से ड्यूटेरियम प्राप्त होगा। तो भारी जल के विद्युत अपघटन से ड्यूटेरियम बनाया जाता है, भारी जल के विद्युत अपघटन से ड्यूटेरियम बनाया जाता है। क्लियर? ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तीनों ने मिलकर यूरे, ब्रिकवेट और मर्फी तीनों ने मिलकर ड्यूटेरियम का खोज किया था। कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता? तो ये तांबा है। तांबा उतने अभिक्रियाशील धातु नहीं है, इसीलिए तांबा किसी भी तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन तांबा सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है, तांबा सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करता है। नाभ के रिएक्टर मंदक रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट, भारी जल तथा नहीं या भारी जल या फिर ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। भारी जल या ग्रेफाइट का रिएक्टर हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। किस पर तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? मैग्नीज। देखिए, तनु नाइट्रिक अम्ल से केवल मैग्नीशियम अभिक्रिया और मैग्नीज अभिक्रिया करता है तो ही हाइड्रोजन गैस बनता है। समझे कि नहीं समझे? तनु नाइट्रिक अम्ल से केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस बनता है। अन्य सभी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस बनाते। तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाएगा केवल 2 धातु, और वो कौन कौन है? एक मैग्नीशियम है और दूसरा मैग्नीज। एक मैग्नीशियम है, दूसरा मैग्नीज है। तो मैग्नीशियम तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या होगा? मैग्नीज। भारी जल को प्राप्त किया जा सकता है जल को लंबे समय तक विद्युत अपघटन करके। साधारण जल के किसी भी नमूने को अगर आप 5000 भागों में विभक्त कर दीजिएगा, साधारण जल के नमूने को अगर आप 5000 भागों में विभक्त कर दीजिएगा तो 1 भाग भारी जल होगा। यानी साधारण जल के 5000 भागों में 1 भाग क्या होता है? भारी जल होता है, जिसको आप लंबे समय तक विद्युत अपघटन करके प्राप्त कर सकते हैं। जल को लंबे समय तक विद्युत अपघटन करके ड्यूटेरियम प्राप्त होगा, अब फिर ड्यूटेरियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ड्यूटेरियम। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है? तो यह है सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड की अभिक्रिया अगर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। क्लियर?
प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड किस प्रकार तैयार की जाती है? प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोगशाला में मैग्नीज बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड को बेरियम ऑक्साइड से बनाया जाता है, सॉरी, बेरियम ऑक्साइड को ठंडे जल में घुलाकर विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करके प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस को तैयार किया जाता है। बेरियम ऑक्साइड को ठंडे जल में घुलाकर विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके प्रयोगशाला में हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2O2 को तैयार किया जाता है। क्लियर? याद रखना है, बेरियम ऑक्साइड को ठंडे जल में घुलाकर विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर किस यौगिक का निर्माण होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। क्या किस अवस्था में? हालांकि ये त्वचा के लिए खतरनाक होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे त्वचा पर गिर जाएगा ना तो त्वचा जलने लगेगा, त्वचा पर फोफले बन जाएंगे। व्यापारिक 10 आयतन H2O2 एक ऐसा विलयन है जिसकी सामर्थ्य लगभग कितनी होती है? 3%। ठीक है, यानी कि मार्केट में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बिकता है तो इसी रूप में बिकता है। मार्केट में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बिकता है वो इसी रूप में बिकता है, और जिसका सामर्थ्य 3% सामर्थ्य का मतलब कि पूरे नमूने में हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 3% है। नेक्स्ट, भारी जल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारी जल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। साधारण जल के तरह भारी जल भी एक रंगहीन द्रव है, बिल्कुल। जिस तरह द्रव दिखता है ना, सॉरी, जिस तरह आपको पानी दिख रहा है ना, सेम टू सेम भारी जल ऐसे ही होता है। भारी जल में कोई रंग नहीं होता है, वो साधारण जल के तरह ही कलरलेस होते हैं। साधारण जल के तरह भारी जल का भी महत्तम घनत्व 4 डिग्री पर होता नहीं, 4 डिग्री से अधिक ताप पर होता है। तो 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा कथन क्या है? गलत है। 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान केवल साधारण जल के होते हैं, भारी जल के नेक्स्ट, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ब्लीचिंग मतलब बालों की सफाई, बहुत अधिक दिनों तक बालों की सफाई नहीं हुई है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा उसे साफ कर लिया जाता है। हाँ जी, भ्रष्ट पदार्थों को फिर से साफ करने या पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, समुद्र का जल वर्षा जल से अधिक लवण युक्त होता है। समुद्र का जल वर्षा जल से अधिक लवण होता है क्योंकि समुद्र में मिलने वाली नदियां अपने साथ बहाकर क्या ले जाती है? लवण। समुद्र में उतनी लवणता क्यों है? तो विश्व के प्रत्येक कोनों से बहती हुई नदियां अंततः कहां मिलती है? और नदियां जो घूम फिर कर अंत में समुद्र से मिलती है तो भारी मात्रा में लवण जाकर रख देती है समुद्र में। नदियों का प्रवाह अगर समुद्र की ओर नहीं होती, नदियों का प्रवाह अगर समुद्र की ओर नहीं होती तो निश्चित तौर पर समुद्र के जल भी लवणीय नहीं होते। समुद्र के जल लवण इसलिए होते हैं कि नदियां अपने साथ पृथ्वी पर के लवण को बहाकर ले जाकर अंततः समुद्र में मिलती है और समुद्र में उस लवण को चुरा देती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह आसवन विधि में डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम जल को, समुद्री जल को उबालते हैं, जल भाप बन जाता है और उसके जो लवण है वह उसी बर्तन में रह जाता है।
0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और फिर घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ते बढ़ते महत्तम हो जाता है और फिर गर्म करने पर वो क्या होता है? घटता है। जीरो डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का आयतन पहले घटता है, फिर चूंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो अधिकतम होता है, तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व तो बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर हम पिछला सवाल को समझ चुके हैं, पिछला सवाल को समझ चुके हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का घनत्व 4 डिग्री तक क्या होता है? अब फिर बढ़ता है। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व बढ़ता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा? और उसके बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के तुलना में जल का उच्च क्वथनांक होने का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जल का उच्च क्वथनांक, उच्च द्रव्यमानांक होने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड है। जल बहुत अधिक विलेयता होती है, जल की सोलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसका एक कारण पर है कि जल के अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं, और दूसरा कारण यह है कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन। हमारे सूर्यमंडल के जो सूर्य हैं उसका भी 70% भाग क्या है? हाइड्रोजन से बना है। सौर मंडल के जो सूर्य है उसका भी 70% भाग किससे बना है? नेक्स्ट, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होगा तभी ना उसको भारी पानी कहिएगा। तो हाइड्रोजन का भारी, और हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक किसे कहते हैं? ड्यूटेरियम को कहते हैं। हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम को कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा, ठीक है ना। D2O का विशिष्ट घनत्व H2O से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट, यदि शुष्क हाइड्रोजन के गैस जार में जलती, शुष्क हाइड्रोजन के गैस जार में, यदि शुष्क हाइड्रोजन के गैस जार में जलती हुई मोमबत्ती को ले जाएंगे तो मोमबत्ती, हाइड्रोजन जलने लगेगा, मोमबत्ती। आप जानते हैं हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन जलेगा, और चूंकि वह ऑक्सीजन नहीं है इसलिए मोमबत्ती बुझ जाएगा। कोई चीज जलेगा किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन आप मोमबत्ती को लेकर चल गए हाइड्रोजन गैस में, तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में मोमबत्ती नहीं जलेगा, तो मोमबत्ती बुझेगा। और हाइड्रोजन क्यों जलेगा? चलिए अगला क्वेश्चन, पोटास एलम की उपस्थिति में जल में उपस्थित गंदे पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। गंदे पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, सही है, सही है। पोटास एलम को फिटकिरी भी कहते हैं। पदार्थ में क्लोरीन या विरंजक चूर्ण मिला देने पर जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, यह भी सही है। जल को साफ दोनों के द्वारा किया जाता है, फिटकिरी के द्वारा भी यानी पोटासियम के द्वारा भी, क्लोरीन और ब्लीचिंग। तो पोटासियम गंदगी को साफ करता है, क्लोरीन बैक्टीरिया वायरस को मारता है, क्लोरीन बैक्टीरिया वायरस को मारता है। क्लियर? पोटेशियम परमैंगनेट जल को
बिल्कुल कीटाणु रहित बना देता है। क्लोरीन जल को जीवाणु रहित बना देता है। क्या बना देता है? कीटाणु आंख से दिखते हैं। देखिए, एक होता है कीटाणु, एक होता है सूक्ष्म जीव। कीटाणु बड़े बड़े होते हैं और वो आंखों से दिखते हैं, लेकिन जीवाणु विषाणु आंखों से दिखते। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वह कीटाणु को मारता है, और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सूक्ष्म जीवों को मारता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। क्लियर? 74 नंबर पर आइए। निम्नलिखित में किन दो अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा? अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो होगा ही होगा। निम्नलिखित में किन दो अभिकारकों के मध्य हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? तो बिल्कुल मैग्नीशियम धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता। बिल्कुल सही है। तांबा और तनु नाइट्रिक अम्ल से केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते, तो ये होगा नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन जस्ता। और नाइट्रिक अम्ल से जस्ता केवल मैग्नीशियम और, तो कौन होगा? ए होगा, ए। नेक्स्ट, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। यह परत किसकी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटस की होती है। ठीक है ना? अभी देखे होंगे, या कभी कभी बर्तन को आप साबुन से साफ कर दीजिए, एक दो दिन तक खाना मत बनाए उस बर्तन में। उस बर्तन के तली में देखिएगा कि व्हाइट परत जम गया है। वो किसकी परत होती है? अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप फिर वही आरओ वाटर से बर्तन को साफ करिए, वो पतला परत नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें सारे लवणों को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया। वही जो नॉर्मल वाटर होता है उससे धोइए तो ये तरह का, तो वो जो उजले बर्तन को धोने के बाद आपको दिखाई देते हैं, पानी को गर्म करने के बाद आपको दिखाई देते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। निश्चित, जब कठोर जल को पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता तब पात्र में सफेद ठोस बचा रहता है। यह सफेद ठोस जो है कार्बोनेट का होता है और सल्फेट का होता है। कार्बोनेट वाला तो यहां दे ही दिया है। ठीक है, कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, क्लोराइड नहीं होगा, सल्फेट होगा। कार्बोनेट तो होगा ही होगा, उसके बाद आपको क्या होगा? सल्फेट होगा, क्लोराइड नहीं होगा। नहीं, कार्बोनेट और सल्फेट सबसे मेन इसमें कौन है? कार्बोनेट। उसके बाद हल्का फल्का सल्फेट, यानी इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाए तो आप रखिएगा कि सफेद अपक्षेप में क्लोराइड नहीं होते हैं, क्लोराइड नहीं होते, कार्बोनेट सल्फेट। जल का शुद्धतम रूप कौन है? वर्षा जल है। जल का शुद्धतम रूप कौन है? वर्षा जल है। कहीं कहीं पर आशुद्ध जल देता है, डिस्टिल वाटर, लेकिन आशुद्ध जल की जगह वर्षा जल ही होगा। क्लियर? वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाए जाते, कारण यह सबसे हल्की गैस है, इसलिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर निकल जाते हैं। ठीक है ना? गुरुत्वाकर्षण को पार कर निकल जाते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी, ये तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि? हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन से अभिक्रिया होता है, और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है, यानी कि रिडक्शन कहलाता है। अपचयन कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बनता है। हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन से रिएक्शन होना अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। भारी जल की खोज किसने की?
यूरे, ब्रिकबेट, तीन तीन वैज्ञानिक है। आवर्त सारणी में कार्बन, कार्बन किस परिवार का है? वर्ग 14 का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यह अधातु तत्व है। इसके परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल। कार्बन में 6 प्रोटॉन, 12 में से 6 घटाए तो 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है। जैव का मतलब सजीव होता है। जैव का मतलब सजीवों के शरीर में जितने भी यौगिक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, सब में कार्बन उपस्थित है। सब में, प्रोटीन में कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, वसा में कार्बन है, डीएनए, आरएनए में कार्बन है। सभी जैव यौगिक, जैव यौगिक का मतलब सजीव के शरीर में पाए जाने वाले यौगिक। जैव का मतलब सजीव होता है दोस्तों। प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये गलत है। आप जो कोयला देख रहे हैं प्रकृति में, वो वास्तव में क्या है? कार्बन ही। आप जो कोयला देख रहे हैं वो क्या है? कार्बन है। कार्बन है जी। तो बिल्कुल कार्बन उतने अभिक्रियाशील नहीं है कि मुक्त अवस्था में ना पाया जाए। कार्बन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कोयला के रूप में, हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। ठीक है ना। रेडियो सक्रिय समस्थानिक कार्बन 14 है। ठीक है। कार्बन का भी 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 से अधिक समस्थानिक है कार्बन का, लेकिन 3 ही मुख्य है। उनमें कार्बन 14 जो है ना, वो रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 जो है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने के गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। परमाणुओं के आपस में बंधित होने के गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन, या अंग्रेजी में केटेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। बिल्कुल सही है। श्रृंखलन के गुण केवल कार्बन में पाया जाता है, ये गलत है। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? केवल कार्बन में पाया जाता है, ये गलत है। श्रृंखलन का गुण वर्ग 14 के तत्व सीसा को छोड़कर सब में है। श्रृंखलन का गुण कार्बन में भी है, श्रृंखलन का गुण सिलिकॉन में भी है, श्रृंखलन का गुण जर्मेनियम में भी है, श्रृंखलन का गुण आवर्त सारणी के वर्ग 14 के तत्वों में सीसा को छोड़कर सब में है। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है? कार्बन में ही है। केवल कार्बन में है, ये गलत है। केवल कार्बन में है, ये गलत है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा? कार्बन। पूरा कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरा पड़ा हुआ है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाए जाते, वो क्या कहलाते? एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। एक ही यौगिक को कई रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन कार्बन के अपर रूप है? तीनों, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, तीनों कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के अपर रूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही तत्व के विभिन्न अपर रूप के रासायनिक गुण भिन्न होते, ये गलत है। अपर रूप के भौतिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो मतलब दोनों कथन आपका क्या है? एक ही तत्व के विभिन्न रूप को अपर रूप कहा जाता है और अपर रूपों का रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण क्या होता है? असमान होता है। तो ये दोनों कथन यहां पर आपका क्या है? गलत है। कार्बन के रबेदार अपर रूप नहीं है कोयला। कार्बन के रपेदार या क्रिस्टलाइन अपर रूप 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। उसके बाद चारकोल, कोक,
उसके बाद काजल, ये सारे के सारे ये बेरबेदार अपरूप है। इसको अंग्रेजी में एमोर्फस कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन के अपरूप को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, रबेदार और या क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन और रबेदार में हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। अब बेरबेदार में ये सब आपका आ गया। निम्नलिखित में कार्बन नहीं है। क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टल ये रूप है। क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टल ये रूप है। बालू जो है ना वो क्वार्ट्ज का ही चूर्णित स्वरूप है। क्वार्ट्ज को अगर चूर कर महीन बना दे। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से? इसे प्रकाश से परावर्तित करने की योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल। हीरा का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक काफी अधिक होता है, इसीलिए प्रकाश परावर्तित करने की क्षमता। हीरा विद्युत का सुचालक है, यह गलत है। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, हीरा नहीं, ठीक है ना। हीरा विद्युत का, इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे शैलों के वेधन के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। 1, 3, 4 सही है हीरे के संबंध में, लेकिन दूसरा गलत है। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा विद्युत का क्या है? लेकिन कार्बन का दूसरा अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? कौन सा एक तत्व? तो हीरा। रेत सिलिका है तो यौगिक है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट है, यौगिक है। शक्कर ग्लूकोज है, यौगिक है। हीरा कार्बन का अपरूप और तत्व है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? हीरा ही है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। हीरा मतलब 100% कार्बन। हीरा के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही है? एक सही नहीं है। हीरा सबसे सख्त पदार्थ है जो कांच को सुगमता पूर्वक काट सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हीरा का घनत्व 3.5 तथा अपवर्तनांक 2.417 होता है, सही है। यह अक्रियाशील पदार्थ है, किसी रासायनिक घोल में नहीं घुलता। बिल्कुल सही है। जैसे सोना, प्लेटिनम जैसे धातु एक्वारिजिया में घुल जाता है कि नहीं? तो क्या एक्वारिजिया में हीरा भी घुल जाएगा? नहीं। किसी भी रासायनिक घोल में या तो घुलता है, किसी से यह अभिक्रिया। तो इसका मतलब यह गलत कौन है? एक्स किरणें जो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें जो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह तरंग हीरा के आर पार हो जाते हैं। हीरा के आर पार हो जाते हैं। ग्रेफाइट के गुणों के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? यह काले रंग का रबेदार का मतलब क्रिस्टलाइन। तो हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन क्रिस्टलाइन अपरूप है, तो सही है पहला कथन। यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह बहुत सख्त पदार्थ है। ग्रेफाइट बहुत मुलायम है। ग्रेफाइट मुलायम होने के कारण इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट यानी कि ग्रीस बनाने के लिए, या हिंदी में बोले स्नेहक बनाने के लिए होता है। तो ग्रेफाइट एक बहुत ही मुलायम सॉफ्ट पदार्थ है। ग्रेफाइट एक बहुत ही मुलायम सॉफ्ट पदार्थ है, यह सख्त नहीं है दोस्तों। सुक्सेल की धनात्मक छड़े किससे बने होते हैं? ऋणात्मक जस्ते की बर्तन की। निम्नलिखित में कौन अच्छा स्नेहक? ग्रेफाइट। स्नेहक ग्रीस। हाँ, अंग्रेजी में बोलते हैं लुब्रिकेंट। बॉल बैरिंग में जो लगाए जाते हैं ग्रीस ताकि घर्षण से बचाव हो, वही स्नेहक कहलाते हैं। और ग्रेफाइट का हीरा को उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि हीरा कार्बन न है जी, इसको गर्म करिएगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल हीरा बर्बाद हो जाए, जला दीजिएगा तो बर्बाद ही ना होगा। सही है। ग्रेफाइट को भी उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन, सही है।
हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी। उसे उच्च ताप पर गर्म करिएगा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों का धन क्या है? सही है। दोनों का धन क्या है? अच्छा, सही नहीं है, तब तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों का कथन क्या है? सही है। दोनों का कथन क्या है दोस्तों? सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके। कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? एनिमल चारकोल। आप गन्ने का रस पिए है ना, काला काला होता है ना, तो चीनी भी बनता है ना गन्ने का रस का, वो भी क्या होता है? लेकिन आपके पास जब आता है तो वो क्या होता है? तो उसकी सफैया की जाती है। और सफैया किससे की जाती है? एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल जंतुओं के हड्डी से बनता है, हड्डी से। तो शाकाहारी लोग जो चीनी खाते हैं, सचेत हो जाइए। वैसे चीनी बनाने की पद्धति इतनी ज्यादा गंदगी भरी होती है कि आप चीनी मिल का दौरा कराएंगे तो चीनी नहीं खाएंगे, समझे? जिस दिन आप चीनी मिल का दौरा करके आ गए, चीनी खाना आप छोड़ दीजिएगा। हीरे का आभूषण के रूप में उसका उपयोग किस गुण के कारण होता है? अपवर्तनांक के कारण। हीरा के अपवर्तनांक अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे ज्यादा है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होने के कारण उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने की क्षमता होती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा बहुत तेज चमकते हैं, जिसके कारण इसका इस्तेमाल आभूषण के तौर पर किया जाता है। कार्बोरेंडम किसको कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को। यह कृत्रिम हीरा है। यह क्या है? कृत्रिम हीरा है, और ये हीरे के तरह ही कठोर होते हैं, लेकिन इसका रंग काला होता है। हवा की अनुपस्थिति में हीरा को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। क्या बनता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की क्रिस्टलाइन संरचना हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। टेट्राहेड्रॉन होता है हीरा का। टेट्राहेड्रॉन किसका होता है? जियोडेसिम डोम फुलेरिन का। जियोडेसिम डोम फुलेरिन का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लाल तप्त कोक पर जलभास प्रवाहित करने पर जल गैस बनता है। लाल तप्त कार्बन पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों। लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस बनता है। लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड यहां ये एक दहनशील गैस नहीं, यही गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक दहनशील गैस है, और यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। किस ज्वाला के साथ? नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को। रक्त में इधर देखो ने जी, उधर क्या देख रहा है? ठीक है। क्लियर हो गया? 109 का सी होगा, दोनों सही है। 100, हाँ ये सही है। लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर नहीं, भाप H2O है जी। H2O यानी कि जल। जल देने पर जल गैस, वायु देने पर प्रोड्यूसर गैस। दोनों कथन क्या है? गलत है।
लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने पर जल गैस, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस। निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन के अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ घुलता है? तो ये कौन है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह कौन है? निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? कौन? कार्बन को हवा या ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता, बिल्कुल सही है। कार्बन या कार्बन युक्त ईंधनों को हवा या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, यह भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत विषैली गैस है, यह भी सही है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस नहीं है। यह तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है दोस्तों, यह विषैली नहीं है, यह विषैली। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत 0.03%, 0.03% होता है। 0. कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक H2CO3, यह एक कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल C6H5OH, यह है आपका फिनॉल। यह क्या है? अब फिनॉल को ही कहते हैं कार्बोलिक अम्ल। तो कंफ्यूजन नहीं करना है लिक और निक में, ठीक है। कार्बोनिक और कार्बोलिक दोनों में बहुत अंतर है। कार्बोलिक अम्ल किसको कहा जाता है? फिनॉल को। जबकि जल में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है। आग बुझाने के लिए कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी उपस्थिति कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों रहने दीजिए, भीग गए हैं पूरा।